ओम नमः शिवाय। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अगली सुबह विनीता हर रोज की तरह समय से पहले तो उठी, पर इस बार वो विनीता नहीं थी जो धीरे से भगवान की पूजा आरती करती थी कि कहीं उसके पति और बच्चों की नींद ना खुल जाए। बल्कि अब से उसने ठान लिया था कि वो सबको सही वक्त पर उठाना भी शुरू कर देगी। विनीता उठकर बाथरूम में गई और तैयार होकर आई और फिर भगवान की पूजा आरती में लग गई, जिसकी वजह से अनिकेत की नींद में तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि विनीता और अनिकेत का कमरा सबसे लास्ट में था, जहाँ पर विनीता की आवाज़ बहुत ही धीमे से जाती थी। पर पाखी और समर का कमरा पूजा घर के सबसे नज़दीक था, इसीलिए विनीता की आरती से उसकी नींद जरूर खराब हो गई। और वैसे विनीता भी यही चाहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को सुबह उठाकर किसी को स्कूल तो किसी को कॉलेज भेजना चाहती थी। अब वो सामने से जाकर तो अपने बच्चों को नहीं उठा सकती थी, इसीलिए उसने अपनी आवाज़ को ही उन तक पहुंचा दिया था। हीरा देवी की भी सुबह ही उठने की आदत थी, या फिर ऐसा कहे कि सुबह से उठकर विनीता पर नजर रखने की आदत थी। विनीता की पूजा आरती खत्म हो गई थी और वो आरती को पूरे घर में दिखा रही थी कि तभी अचानक से विनीता के घर के लैंडलाइन पर फोन आया। इतनी सुबह फोन का आना देखकर विनीता बहुत घबरा गई कि इतनी सुबह किसका फोन हो सकता है। विनीता ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, सामने से आवाज आई। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर अनिकेत शाह से हो रही है? समर के डैड से। जी, वो तो अभी सो रहे हैं, पर मैं समर की माँ बात कर रही हूँ, विनीता। ये फ़ोन समर के कॉलेज से उसके प्रिंसिपल का आया था। प्रिंसिपल ने कहा कि ओह, तो आप समर की माँ बोल रही है। अच्छा हुआ जो मेरी आपसे आज बात हो गई, वरना मैंने मिस्टर अनिकेत साहा को न जाने कितनी ही बार कॉल किया और उसने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्हें अपने बिजी शेड्यूल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आखिर वो इतना बिजी है किसके लिए, जब उन्हें अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए वक्त ही नहीं है। विनीता को पिछले 3 महीने क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं थी, और ये बात वो समर के प्रिंसिपल से बता भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने समर के प्रिंसिपल से कहा कि उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और जो हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बात समर के पापा से कहना चाहती है वो आप मुझे बता दीजिए। समर के कॉलेज रेगुलर ना आने से लेकर टेस्ट में फेल होने तक की सारी बात बता दी, और ये भी कहा कि अगर समर की यही सब हरकत रही तो उसे मेन एग्जाम में फेल होने और कॉलेज से भी बाहर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिंसिपल की बात सुनकर विनीता बहुत घबरा गई और उसने प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपने बच्चे समर की तरफ से, और आपसे विनती करती हूँ कि आप उसे एक मौका और दे दीजिए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो अपने हर टेस्ट और एग्जाम में पास होकर दिखाएगा। विनीता की ये बेचैनी और अपने बच्चे के लिए चिंता देखकर प्रिंसिपल का भी थोड़ा दिल पिघल गया, और उसने विनीता से फिर बड़ी ही शांति से कहा कि आप समर की माँ हैं और मिस्टर अनिकेत शाह की पत्नी। कोई माफ़ी का आवेदन पत्र नहीं जो हर किसी की तरफ से आप माफ़ी मांग रही हैं, और माफ़ी उसे मिलती है जिसने गलती करके खुद माफ़ी मांगी हो, ना कि उस औरत को जो किसी की पत्नी या माँ होने पर सबके हिस्से की गलती की माफ़ी अपने हिस्से में ले ले। प्रिंसिपल की बात सुनकर विनीता ने अपने आप को संभाला और कहा कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई थी, लेकिन मैं समर की माँ होने के नाते बस आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि समर को आप एक मौका दे दीजिए। अगर उसने इस मौके का भी सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको जो सजा उसके लिए सही लगे वो आप दे सकते हैं। प्रिंसिपल ने विनीता की बात मानकर समर को एक मौका दे दिया
विनीता को ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि उसके बच्चों ने अपनी जिंदगी को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही की है। तभी विनीता को पाखी का भी ध्यान आया कि जब समर इतना बड़ा होकर इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है, तो पाखी ने न जाने कौन कौन से रंग दिखाए होंगे अपने स्कूल में। पर अब विनीता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो अपने बच्चों के स्कूल और कॉलेज भेजे। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों से अपनी बात कैसे मनवाए, क्योंकि बात जब बच्चों पर आती है तो अनिकेत हर बार विनीता के सामने खड़ा हो जाता था और विनीता को इस बार भी अनिकेत से यही पूरी उम्मीद थी। अभी तो मैं इतनी जल्दी क्या ही कर सकती हूँ, पर एक बार अपने बच्चों को उठाकर देखती हूँ, शायद वो मेरी बात सुन ले। यही सोचकर विनीता पहले पाखी के कमरे में गई तो पाखी ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी नींद डिस्टर्ब करके कहीं जाने वाली नहीं। विनीता को पाखी से निराशा हाथ ही लगी। साथ ही समर ने भी विनीता की बात बिना सुने ही उसे कमरे से बाहर भेज दिया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। विनीता समझ गई थी कि उसकी दाल ऐसे नहीं गलने वाली, इसीलिए विनीता ने अब इन दोनों का भी इलाज सोच लिया था। उसने तुरंत ही घर में सबके लिए नाश्ता बनाया और रेडी होकर घर से बाहर चली गई। उसे बाहर की तरफ जाता हुआ देखकर हीरा देवी के पेट में भी बड़ी उथल पुथल होने लगी। पर जिस तरह से विनीता सबके साथ बर्ताव कर रही थी, उसके बाद हीरा देवी की हिम्मत नहीं थी कि वो विनीता से उसके बाहर जाने का कारण पूछ ले। अच्छा ही है, कम से कम जाने से पहले नाश्ता तो बना कर गई। अब जाकर मैं सुकून से नाश्ता करूंगी, फिर आज इसे धूल कैसे चटाना है इसकी तैयारी करूंगी। विनीता सबसे पहले समर के कॉलेज गई और उसने वहां पर समर के प्रिंसिपल से मिलकर बात की और विनीता जो चाहती थी उसके बारे में उसने समर के प्रिंसिपल से खुलकर बात की, जिससे समर के प्रिंसिपल भी अब विनीता की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पर विनीता को अपनी कामयाबी की एक सीढ़ी और मिल चुकी थी। फिर विनीता समर के कॉलेज से सीधा पाखी के स्कूल गई और वहां जाकर पाखी के बारे में पता किया तो उसे वहां जाकर पता चला कि पाखी पिछले 3 महीने से स्कूल नहीं गई है और पाखी से रिलेटेड नोटिस विनीता के घर में एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार भेजा गया, पर फिर भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने पाखी का नाम काटने का निर्णय ले लिया था। विनीता ये सब सुनकर बड़ी हैरान और परेशान हो गई कि उसके पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया। मैं तो घर पर थी भी नहीं, इसीलिए मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर अनिकेत तो यहीं थे और हर वक्त अपने बच्चों के पास थे। क्या उन्हें भी ये जरूरी नहीं लगा कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे? विनीता खुद से ही हजारों तरह के सवाल करने लगी। विनीता को इतनी गहरी चिंता में देखकर पाखी की प्रिंसिपल ने कहा कि आप कहाँ खो गई विनीता जी। विनीता की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वो फिर भी अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैं भी एक माँ हूँ और मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें गलती भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है कि वो सही वक्त पर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और वक्त निकल जाने पर बच्चे उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है और पाखी अभी बहुत छोटी है। आप चाहे तो हम उसे अपने स्कूल में दोबारा मौका दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पाखी को रेगुलर स्कूल और अपने मार्क्स फिर से अच्छे लाने होंगे। अगर मुझे उसमें प्रोग्रेस दिखाई दी तो मैं अपना निर्णय बदल लूँगी, वरना अगले 1 महीने के बाद मैं उसका नाम काटकर यहाँ से उसे निकाल दूँगी। विनीता को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आखिर एक माँ ने दूसरी माँ की पीड़ा को समझा। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन हो सकती है, पर एक माँ दूसरी माँ की पीड़ा को हमेशा ही समझती है। विनीता ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगी कि भगवान उन्हें हमेशा कामयाबी दे। ये सुनकर प्रिंसिपल को भी बहुत अच्छा लगा। विनीता ने थोड़ा संकोच करके कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक मदद और करना चाहती हूँ। जी कहिए, आपको जो भी कहना है।
जी मेरे दो बच्चे हैं, पाखी और समर, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरे दोनों बच्चे ही गलत रास्ते पर भटक चुके हैं, और एक माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आऊं। इसीलिए मैं अभी अपने बेटे के कॉलेज से आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी उसका हाल कुछ पाखी जैसा ही है। इसीलिए मैंने उसके प्रिंसिपल से भी बात की और वो मेरी मदद करने को तैयार हो गए। इसीलिए अब मैं पाखी को भी सही रास्ते में लाने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप भी मुझे अपना सहयोग दें। तो शायद मैं न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य को, बल्कि उनसे आने वाले भविष्य को बदल सकूंगी। क्योंकि अगर घर की नींव एक बार कमजोर हो जाए तो पूरे घर को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसीलिए मैं अपनी दोनों नींव को मजबूत करना चाहती हूँ। तो क्या आप इसमें मेरा साथ देगी? क्या एक माँ को उसका अधिकार और सम्मान वापस लौटाने में उसकी मदद करेगी? क्या एक बच्चे के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने में अपना सहयोग देगी? पाखी की प्रिंसिपल का स्वभाव बहुत ही निर्मल और कोमल था। इसीलिए विनीता की बात उनके दिल पर लग गई और उन्होंने भी विनीता की मदद करने के लिए हाँ कह दी। और अब विनीता को अपनी कामयाबी की एक और सीढ़ी मिल चुकी थी। अब कमी थी तो विनीता के उस सीढ़ी पर चढ़ने की। विनीता प्रिंसिपल का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ चली गई। पर पूरे रास्ते बस विनीता के दिमाग में यही बात चलती रही कि जब पाखी और समर दोनों के ही स्कूल कॉलेज से एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार नोटिस आया, तो वो नोटिस का जवाब अनिकेत ने आखिर दिया क्यों नहीं? जबकि अनिकेत भले ही बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी पढ़ाई में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। फिर नोटिस जैसी चीज देखकर उन्होंने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर बात क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, और अब इस गड़बड़ को मैं पता करके रहूंगी। विनीता जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि अनिकेत अपना नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए जा चुका है और घर पर उसकी सास भी नहीं थी। विनीता ने सोचा यही सही मौका है जब वो नोटिस के बारे में पता कर सकती है कि जब घर तक नोटिस आया है तो फिर वो नोटिस किसके हाथ लगा है, और वो कौन है जो इन सब की खबर अनिकेत तक पहुंचने से रोक रहा है। विनीता सबसे पहले तो अनिकेत के कमरे में गई, क्योंकि उसे अनिकेत की इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी इतनी जरूरी बात को हल्के में ले रहा हो। विनीता ने अनिकेत के सारी जगह पर अच्छे से छानबीन कर ली, पर उसे ना तो समर के कॉलेज का कोई नोटिस मिला और ना ही पाखी के स्कूल का। इससे विनीता का अनिकेत पर यकीन सही निकला कि कोई तो है जो अनिकेत तक दोनों बच्चों के नोटिस को पहुंचने से रोक दिया है, जिससे अनिकेत को दोनों बच्चों के इस नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब विनीता पाखी और समर के कमरे में जाकर ढूंढने लगी, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद थी कि अक्सर जो चोरी करता है उसे अपनी चोरी पकड़ जाने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। पाखी और समर की पढ़ाई का क्या हाल है ये उनसे ज्यादा और किसी को भी पता नहीं होगा। तो हो ना हो ये दोनों ही बच्चों की करामात होगी कि उन्होंने अपने कॉलेज और स्कूल से आए नोटिस को अपने पापा के पास जाने से पहले ही कहीं छिपा दिया होगा। विनीता ने समर और पाखी दोनों का ही पूरा कमरा छान मारा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी पाखी और समर के बाहर से आने की आवाज विनीता को सुनाई दी, तो वो अलर्ट हो गई। पाखी और समर अपने कमरे के पास आए तो उन्होंने देखा कि उन दोनों के ही कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और समर के कमरे में उसकी मम्मी है। समर विनीता से कोई सवाल पूछता कि उसके पहले ही विनीता ने बहुत ही ताव से पूछा कि तुम दोनों कहाँ गए थे? हम तो जहाँ गए थे पापा को बता कर गए थे, पर आप बिना बताए हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? पहली बात तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे न सिर्फ तुम दोनों के कमरे बल्कि पूरे घर में अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का अधिकार है। रही बात कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो बस ये पूछने आई थी कि तुम दोनों ने अपनी दादी को कहीं देखा है?
मुझे उनसे जरूरी काम था कुछ। हमें ना तो दादी की कोई खबर है और ना ही आपकी, क्योंकि आप सास बहू हरदम कोई ना कोई नाटक करते रहते हैं। इसीलिए आप उनके कमरे में जाकर उनको ढूंढिए, वो वहीं मिलेगी। हमारे कमरे में तो आपको सिर्फ हम दोनों ही मिलेंगे। विनीता वहां से चुपचाप चली आई और हीरा देवी के कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर वो नोटिस जा कहाँ सकता है। घर तक आया और फिर बिना किसी के हाथ लगे वो कहाँ जा सकता है। विनीता अपनी ही उलझन में खोई हुई अपने सास के कमरे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाने लगी और तभी उसे अलमारी में हीरा देवी की साड़ी फंसी हुई दिखी, जिसे देखकर विनीता अलमारी खोलकर उस साड़ी को अंदर करने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही विनीता ने अलमारी खोलने की कोशिश की तो वो अलमारी लॉक थी, जिसकी वजह से विनीता के बहुत जोर लगाने पर भी वो अलमारी नहीं खुली। अचानक ही विनीता के सर पर अलमारी के ऊपर रखी एक फाइल गिरी और उसके अंदर के सारे ही कागज नीचे जमीन पर बिखर गए। विनीता ये देखकर बहुत घबरा गई और हीरा देवी के आ जाने के डर से जल्दी जल्दी सारे कागज उठाकर उसी फाइल में रखने लगी। और तभी उसके हाथ में पाखी और समर के कॉलेज स्कूल से आए नोटिस हाथ लग गए। ये देखकर विनीता की आंख खुली की खुली रह गई कि उसकी सास ने न सिर्फ विनीता के साथ अपनी चालाकियां चली, बल्कि उन्होंने तो अपने पोते पोती तक को भी नहीं छोड़ा। विनीता ने वो कागज जहां जैसे रखे थे वहीं वैसे सब कुछ रख दिया और तुरंत ही अपनी सास के कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर उसकी सास उससे इतनी नफरत क्यों करती है। पर एक सास भला क्यों अपने ही बेटे की पत्नी से इतनी नफरत करेगी, जबकि बहू तो न सिर्फ अपने सारे फर्ज बल्कि अपने पति तक के सारे फर्ज निभाती है, फिर उसी से क्यों हर बात की दुश्मनी निकाली जाती है। क्या एक बहू होना इतना बड़ा जुर्म है? जबकि मैंने तो ये भी सुना था कि सास भी कभी बहू होती है। लेकिन शायद अब एक सास को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सास बनते ही अपने बहू होने के कर्तव्य को भूल जाती है। विनीता अपनी सास के बारे में सोच सोचकर दुखी हो रही थी कि तभी हीरा देवी घर के अंदर आती है और आते ही विनीता से कहती है कि सुन, आज मेरी बहनें अपनी बहुओं के साथ हमारे घर में शाम को घूमने आ रही हैं और अब तू कोई नया नाटक मत खड़ा करना और मेरे लिए ना सही, कम से कम घर की इज्जत के लिए उन्हें चाय पानी पूछ लेना। विनीता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने सास की हर चालाकी को इसीलिए माफ कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि सास बहू की नोक-झोंक तो हर घर में चलती रहती है। लेकिन अब बात उसके बच्चों और उनके भविष्य की थी, इसीलिए विनीता को ये किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। विनीता ने उस वक्त अपनी सास से कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हीरा देवी मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि उनकी अगली चाल भी अब कामयाब होने ही वाली है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो विनीता से बदला लेने के लिए जिस चाल को अंजाम देने वाली है, कहीं उसमें विनीता कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, ये पूछकर कि आज अचानक से इतने लोग उनके घर क्यों आ रहे हैं, जबकि ना तो आज घर पर किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार ही है। लेकिन उस बेवकूफ ने बस मेरी बात सुनी और चुपचाप यहाँ से चली गई। हीरा देवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अपने पोते और पोती को लेकर जो कांड किया है, इसका खुलासा विनीता के सामने हो चुका है, जिसकी वजह से वो अभी कुछ भी ना तो कहने और ना ही कुछ सुनने की हालत में थी और शायद इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। शाम के 5 बज रहे थे और धीरे धीरे घर पर हीरा देवी की दोनों बहनें अपनी अपनी बहुओं के साथ उनके घर आने लगी।
हीरा देवी ने अपनी दोनों बहनों को अपनी बहुओं के साथ इनवाइट किया था। उनकी बहुएं नौकरी करती थी और अब हीरा देवी की दोनों बहनें और बहुएं घर आ गई। तब हीरा देवी की जान में जान आई कि उनके प्लान का ये हिस्सा भी कामयाब हो गया। अब बचा है तो बस विनीता से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, जो कि अब कुछ ही देर में पूरा होने वाला था। और अपनी सास की इस चाल से बेखबर विनीता घर आए सभी मेहमान के लिए चाय और नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। विनीता ने सभी के लिए चाय नाश्ता रेडी कर दिया था और अब सभी को वो दे भी रही थी। विनीता की लड़ाई अपनों से अपने आत्मसम्मान के लिए थी। वो इन सब में अपने घर की इज्जत को बदनाम नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने आज भी वैसे ही कमर तोड़ मेहनत की है जैसा कि वो पहले किया करती थी। और खाना तो इतना लाजवाब बनाती थी, जो भी खाए बस अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाए। विनीता में एक अच्छी बहू के सभी गुण थे। वो एक धार्मिक स्त्री थी, भजन कीर्तन भी बहुत अच्छा गा लेती थी। अपने हर रिश्ते के लिए उसके अंदर आत्मसमर्पण था। वो अपने हर रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से संजो के रखना जानती थी। नाचना झूमना बहुत ही पसंद था। हमेशा दुख में भी वो सबसे हंसती मुस्कुराती ही मिलती थी। अपनी सास को अपनी माँ और अपने पति को अपना परमेश्वर मानती थी और अपने घर को अपना मंदिर और अपने दोनों बच्चों को भगवान का आशीर्वाद। विनीता के मन में दूसरों के लिए दया और करुणा की भावना थी। इसीलिए वो ऐसे वचन कभी भी किसी को नहीं बोलती थी जिससे किसी का दिल दुखे या उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। पर शायद यही अच्छाई विनीता के लिए उसकी कमजोरी का कारण बन गई थी, जिसका फायदा विनीता के पति, सास और अब उसके खुद के बच्चों ने भी उठाना शुरू कर दिया था। इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी पत्नी और इतनी अच्छी माँ होने के बाद भी विनीता की इज्जत उसके परिवार में दो कौड़ी की भी नहीं थी। ऊपर से उसके कम पढ़े लिखे होने पर उसे सीधा कम पढ़ी लिखी गवार बहू की पदवी से नवाजा गया था। खैर, हीरा देवी की इस पार्टी में उनके बुलाए लगभग सारे ही मेहमान आ चुके थे और सभी विनीता के हाथ का नाश्ता खाकर उसकी तारीफ किए बिना थक नहीं रहे थे। हीरा देवी को ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ऊपर से सबको हंसती खिलखिलाती ही दिख रही थी। हीरा देवी मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये सब ऐसे ही विनीता की तारीफ करती रही तो जिस काम के लिए मैंने इन लोगों को बुलाया है वो तो अधूरा ही रह जाएगा। विनीता कभी किसी को नाश्ता देने के बाद किचन से हॉल में आती तो किसी को चाय तो किसी को कोल्ड ड्रिंक। बेचारी को एक पल की भी शांति नहीं थी। विनीता के मन में एक बार को ये ख्याल भी आया कि वो चुपचाप अपनी सास की तरह बैठ जाए, पर विनीता के अंदर की अच्छाई ने उसके मन को ऐसा सोचने पर भी डांट दिया और अपने काम में लग गई। हीरा देवी से अब रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने सामने से विनीता को रोकते हुए कहा कि अरे बस कर बहू, कितना ही भाग दौड़ करेगी। तू भी तो पल के लिए तू भी 2 पल के लिए कुछ सुकून से बैठ जा और ये पार्टी एंजॉय कर। इतने दिनों बाद घर लौट कर आई है ना, इसीलिए आज मैंने अपनी दोनों बहनों को और उनकी पढ़ी लिखी बहुओं को सिर्फ और सिर्फ तुझसे मिलने के लिए बुलाया है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर विनीता को अब शक होने लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। कुछ तो अब उसकी सास ऐसा करने वाली है जो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर ऐसा क्या ही करना चाहती है मेरी सास? हीरा देवी की ऐसी बात सुनकर हीरा देवी की बहन ने तुरंत ही कहा कि ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी नहीं है। विनीता उनकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई और वो जैसे ही पलटकर बोलने वाली थी वैसे ही हीरा देवी ने बोल दिया कि अब कहना तो नहीं चाहिए, पर सच भी कहाँ छिपता है ज्यादा दिनों तक। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मतलब तो यही है कि मेरी बहू कम पढ़ी लिखी गवार बहू है। हाँ, अब आज के समाज को देखते हुए और मेरे विदेश से पढ़े लिखे बेटे की पत्नी होने की वजह से अनिकेत ने इसे थोड़ी बहुत इंग्लिश के शब्द सिखा दिए हैं, जिन्हें ही ये आजकल घर में हम लोगों से बोलकर अभ्यास कर लेती है। बाकी इसे तो इंग्लिश का ए भी नहीं आता है।
पर विनीता तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और ये पहली बार नहीं है जब मैं उसके हाथ का बना नाश्ता कर रही हूँ। मैं पहले भी जब भी तेरे घर आई हूँ तब तब विनीता ने अपने हाथ का टेस्टी खाना बनाकर मुझे खिलाया है, जबकि मेरी बहू को देखना, आज तक इसे एक कप चाय बनानी भी ढंग से नहीं आती है। तभी हीरा देवी ने अपनी बहन की बात को गलत साबित करने के लिए कहा कि अरे एक कप चाय बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो इंसान एक दो दिन में कोशिश करके सीख ही लेता है। घर का चूल्हा जलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ऑफिस जाकर हजारों रुपए कमाना है। और घर का भी चूल्हा तभी एक औरत जला सकती है जब वो कमाने में सक्षम हो। और तुम्हारी बहू के बारे में तो मैंने सुना है कि इसने एमबीए की पढ़ाई की है और लाखों तक इसकी सैलरी है, और तुम्हारा बेटा भी कमाता है। और अब बताओ, तुम्हारे घर में तो हमारे घर की तरह नहीं बल्कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू है। और खाने का क्या है, जब घर में लाखों की कमाई आती है तो खाना बनाने के लिए भी एक नौकरानी रख ही लेता है इंसान। इसीलिए तो कह रही हूँ कि भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नौकरी वाली बहू लिखी है और मेरी किस्मत में ये कम पढ़ी लिखी बहू, जो हजारों तो दूर अपनी कमाई का एक रुपया भी नहीं कमा सकती है, उल्टा मेरे बेटे पर अपने खर्चों का भार डाल देती है। और बेचारा मेरा बेटा दिन रात बस पैसे कमाने के लिए लगा रहता है, ना ढंग से खाता है और ना ही चैन से सो पाता है। और फिर तुम लोग अपनी बहुओं को देखो, किसी की शादी को 16 साल हो गए तो किसी की शादी को 18 से भी ऊपर का समय हो रहा है, पर अभी भी तुम लोगों की बहुएं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये तो इतनी मॉडर्न है कि इनके आगे हर हीरोइन भी फेल है। और एक मेरी बहू पर नज़र डाले, ऐसा लगता है जैसे किसी गांव की गवार को उठा लाई है, जो एक काम वाली से भी कम दिखती है, पर जैसी है हमारी प्यारी और गवार बहू है। विनीता को अब सब समझ में आ गया था कि उसकी सास की चाल के बारे में। मेरी सास ने आज क्यों घर पर अपनी बहनों और उनकी बहुओं को बुलाया था, उन्हें मुझसे मिलवाने नहीं बल्कि उनके सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए। मन तो कर रहा है कि आज ही इन्हें भी जिंदगी की हकीकत से रूबरू करा दूं, पर मैं इनकी तरह अपने घर का कलेश सबके सामने नहीं लाना चाहती हूँ। जिस तरह इन्होंने मुझे गले लगाकर मेरे मुंह पर सबके सामने तमाचा मारा है, सही वक्त आने पर इनको भी इनके किए का फल जरूर मिलेगा। विनीता वहाँ से चुपचाप अपना सा मुंह लेकर किचन में चली गई और अपना मन छोटा करके चुपचाप सिसकियां भरती रही। हीरा देवी की पार्टी अब खत्म हो चुकी थी और उनके सारे ही मेहमान अब अपने अपने घर वापस लौट चुके थे। और अब हीरा देवी भी बड़े मजे से बैठकर विनीता के हाथों से बने नाश्ते का स्वाद चख रही थी और मन ही मन अपनी जीत की खुशी मना रही थी। उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज आखिर मैंने इस कम पढ़ी लिखी गवार को उसकी असली जगह दिखा ही दी। बड़ी आई थी मेरे बेटे के सामने मेरी असलियत दिखाने, आज मैंने भी इसको सबके सामने आईना दिखाकर उसकी असलियत से उसका सामना करवा ही दिया। अब मुझसे भिड़ने से पहले 1000 बार इस बारे में सोचेगी कि वो मेरी बहू है तो मैं भी उसकी सास हूँ, सास, उसकी हर एक सांस छीन लूँगी। ऐसे ही हमें सास नाम का ओहदा नहीं मिला है, बहू की एक ही सांस पर हमारी हुकूमत होती है। विनीता किचन में बैठकर अपने आप को समझा रही थी कि अभी मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी मेरे लिए मेरी सास से ज़्यादा ज़रूरी मेरे बच्चे हैं और उनका भविष्य है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी चालाकियों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और बचा हुआ बुढ़ापा भी ये अपनी इन्हीं हरकतों के साथ काटने वाली है। पर मेरे बच्चों के सामने अभी उनका पूरा जीवन पड़ा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी पाखी भी आज ये सब देख सुनकर आगे जाकर एक और हीरा देवी बने। इसीलिए पहले मुझे मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, उसके बाद मैं ये माँ जी का भी इलाज कर ही दूंगी। विनीता ने समय देखा तो अनिकेत के ऑफिस से घर और रात के डिनर का
टाइम हो रहा था, इसीलिए विनीता ने इन सभी बातों को किनारे रखकर जल्दी ही रात के डिनर की तैयारी की और अपने कमरे में जाकर अपनी प्लानिंग में लग गई कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज कैसे भेजेगी। विनीता इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर अनिकेत तक ये बात पहुंची कि उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज से निकाला जा रहा है तो वो हर कीमत में ऐसा होने से रोक देंगे। इसीलिए विनीता चुपचाप हीरा देवी के कमरे में गई और उन नोटिस में से पाखी और समर की एक एक नोटिस निकाल कर ले आई और उसे अपने पास रख लिया। अब विनीता बस आने वाली सुबह के इंतजार में थी, क्योंकि आने वाली सुबह उसके बच्चों के जीवन में आए अंधकार को भी दूर करने वाली थी। सुबह होते ही विनीता ने अपने घर का काम खत्म किया और उस नोटिस को लेकर मार्केट के लिए निकल गई। विनीता को रोज रोज ऐसे बाहर जाता देखकर अब हीरा देवी को बड़ी बेचैनी होने लगी इस बात से कि आखिर ये विनीता रोज रोज जाती कहाँ है। उन्होंने इस बात का भी फायदा उठाया और अब अनिकेत नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो हीरा देवी ने अपना नाटक शुरू कर दिया। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया। आजकल की बहुएं तो बस अपने ही बारे में सोचती है, चाहे पति घर से भूखा ही क्यों न चला जाए, पर उन्हें तो बाहर की दुनिया घूमना है तो घूमना है। अनिकेत ने कहा कि क्या हुआ माँ, अब तुम्हारी गवार बहू ने क्या कर दिया। अरे मत पूछ बेटा कि मेरी कम पढ़ी लिखी बहू आजकल क्या क्या गुल खिला रही है। अरे जब उसे पता है कि तू इस वक्त ऑफिस के लिए जाता है तो तेरे नाश्ता करने के बाद वो बाहर घूमने नहीं जा सकती थी। वो कौन सा नौकरी करती है कि उसे अभी ही जाना जरूरी था, जबकि तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अरे एक पत्नी के लिए उसके पति से ज़्यादा जरूरी और क्या ही हो सकता है। अरे अपनी सास की इज्जत का ख्याल नहीं है तो ना सही, पर अपने पति की इज्जत का तो ख्याल रखना ही चाहिए था उसे। अरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जो सोचना है सोचने दो माँ। वैसे भी विनीता कहाँ जाती है और क्या करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात मोहल्ले वालों की, तो अब जब उन्हें मेरे और विनीता के तलाक की खबर सुनने को मिलेगी तो वो खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम करो और खाना खाओ। हीरा देवी की बात का अनिकेत पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस बात से गुस्सा होकर हीरा देवी ने अनिकेत से कहा कि तू यहाँ सुकून से खाना ही खाता रहना और वो महारानी कहीं किसी और के साथ हुर ना हो जाए। अनिकेत ने अब भी हंसकर अपनी माँ से कहा कि आप जिस महारानी की बात कर रही है वो अब बूढ़ी हो चुकी है और बुढ़िया अक्सर बहुत कम उड़ती है, और वैसे भी जैसी उसकी शकल सूरत है उसे तो कोई फ्री में भी चाय के लिए नहीं पूछेगा। और अपना नाश्ता खत्म करके अनिकेत वहाँ से चलता बना। अपने बेटे की अपनी बहू के बारे में ऐसे बात करते सुनकर हीरा देवी के मन को थोड़ा तसल्ली मिली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर विनीता कौन सी खिचड़ी पकाने में लगी है। विनीता अपनी सहेली इशिता से बात करना चाहती थी, पर उसके पास फ़ोन नहीं था, इसीलिए उसने बाहर से जाकर पीसीओ से अपनी सहेली को कॉल किया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। शाम तक इशिता विनीता के घर भी पहुंच चुकी थी। विनीता के ससुराल का माहौल इशिता को भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस घर के सभी लोगों की सोच बहुत ही छोटी थी। घर नाम के लिए बड़ा था, इसीलिए इशिता को विनीता के घर आने में बहुत ही अजीब लगता था। पर जिस आत्मविश्वास के साथ विनीता इशिता के घर से गई थी, उसके बाद इशिता ने भी विनीता के घर जाने का मन बना लिया। इशिता जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि विनीता पहले की तरह किचन में घुसकर काम नहीं कर रही थी, बल्कि आराम से सोफे पर बैठकर अपनी चाय की चुस्की ले रही थी। और अपनी सहेली को ऐसे देखकर इशिता को बहुत खुशी हो रही थी। इशिता ने जैसे ही घर के दरवाजे से विनीता को आवाज़ लगाई तो विनीता का ध्यान अपनी चाय को छोड़कर इशिता के ऊपर गया और वो भागकर इशिता के पास गई और जाते ही उसके गले लग गई।
विनीता ने बहुत ही खुशी से इशिता को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे भी सोफे पे बैठने को कहा। इशिता को अभी भी विनीता के घर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, क्योंकि हीरा देवी अभी भी कमरे के कोने में कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी और इशिता को एकटक घूरे जा रही थी। विनीता ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था, पर वो इशिता के सामने अपनी सास की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। पर विनीता ने भी बात को घुमा कर कहा, माँ जी मेरी सहेली आई है, बहुत थक गई होगी वो, तो मैं और मेरी सहेली कमरे में आराम करने जा रहे हैं, तो आज शाम को डिनर की तैयारी आप कर लीजिएगा। हीरा देवी ने मुंह बना लिया और कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चली गई, पर विनीता को पलटकर कुछ नहीं कहा और ना ही उसे भला बुरा कहा। ये देखकर इशिता को बड़ी हैरानी हुई और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए विनीता की तरफ देखने लगी। विनीता समझ गई कि इशिता उससे क्या पूछना चाहती है। चल तू मेरे कमरे में, मैं वहाँ तुझे सब कुछ बताती हूँ। विनीता इशिता को लेकर अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाते ही इशिता की उत्सुकता बढ़ने लगी और उसने विनीता से कहा, विनीता अब और इंतजार नहीं होता है, प्लीज जल्दी बताओ कि तेरी खड़ूस सास में इतना बड़ा बदलाव कैसे लाई तू। अरे रुक जा, सब बताती हूँ, पहले सांस तो ले ले। विनीता ने अपने घर लौटकर आने से लेकर जो जो भी हुआ उसके बारे में एक एक बात बताई, जिसे सुनकर इशिता के चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। इशिता ने विनीता को गले लगाकर कहा कि मुझे तुम पर गर्व है विनीता, आखिर तूने जो सोचा था वो तूने किया भी। अभी कहाँ, अभी तो मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर हूँ। ये तो मेरे संघर्ष की शुरुआत है, क्योंकि मेरी बातों का भी महत्व तभी होगा जब मेरा महत्व होगा। अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ विनीता, जिस दिन से मैंने इस घर में दोबारा से कदम रखे हैं उस दिन से मैंने बुरा मानना छोड़ दिया है। यही हिम्मत अगर तूने पहले की होती तो शायद आज तेरे साथ वो सब नहीं होता जो कि आज तक होता आया है, और ना ही तुझे अपनों से इतनी तकलीफ और अपमान सहना पड़ता। आज हर कोई तेरी बात ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि मान भी रहा है। अगर तूने ये कदम और हिम्मत पहले दिन से ही उठाई होती तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। ये बात जितना आसान कहना होता है ना इशिता, उतना ही मुश्किल होता है इसे वक्त पर समझ पाना, क्योंकि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में पहला कदम रखती है तो वो इसी वक्त से अपने ससुराल को अपना घर और अपने पति को अपना भगवान और अपने परिवार को अपना परिवार मान लेती है, और उसी दिन से वो अपने इस परिवार को अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसे लगता है कि ये सब कुछ और ये लोग जो उसके दुल्हन बनकर आने पर उस पर अपनी जान लुटा रहे हैं वो हमेशा ही वैसे रहेंगे उसके साथ, और उनका प्यार भी उसके लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। इसीलिए वो खुद को सबसे नीचे रखकर अपने हर रिश्तों को सबसे ऊपर रख लेती है, फिर चाहे वो रिश्ता एक पति पत्नी का हो या फिर सास बहू का या फिर माँ बच्चों का हो। और इन्हीं सब रिश्तों में वो इतना उलझती जाती है कि वो इन सब किरदार को निभाते निभाते कब अपने असली अस्तित्व को खो बैठती है, उसे ये बात समझ ही नहीं आती है। और जब समझ आती है तब उसकी आधी जिंदगी बीत जाती है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर एक उस लड़की के साथ होता है जो अपने ससुराल को अपने पूरे दिल से अपना लेती है, क्योंकि ये ससुराल कभी भी एक बहू को अपने खुले दिल से अपना नहीं पाता है, और एक बहू इसकी कोशिश में अपनी पूरी उम्र और अपना मान सम्मान सब गवा बैठती है। और मैंने भी यही किया, मैंने अपने ससुराल को अपने पूरे दिल से अपना लिया और अपने ससुराल वालों को भी। इसीलिए मैं हर एक रिश्ते को बचाने के लिए हर किसी के सामने सिर झुकती ही चली गई, और अंजाम ये हुआ कि इन लोगों ने मुझे इतना झुका दिया कि मैं अपनी नज़रों से भी गिर गई। मुझे कमी दूसरों में नहीं बल्कि हर जगह खुद में ही दिखने लगी और मैं पूरी तरह से टूट गई। आज अगर मैंने ये जीवन और ससुराल पाया है तो इसकी बहुत ही भारी कीमत भी मैंने चुकाई है,
अपने और अनिकेत की 20 साल की शादी को खोकर, क्योंकि आज सब मेरी बात सुन और मान नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे मेरे तलाक होने के 6 महीने तक झेल रही है। ये तू क्या कह रही है विनीता? अनिकेत तुझे तलाक दे रहे हैं, पर क्यों? अब उम्र के इस पड़ाव में अब तो तुम दोनों के बच्चे हैं, उनका क्या होगा? और फिर इस घर को कौन संभालेगा? मेरे पति अनिकेत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मेरा दर्द नहीं पूछा, पर दर्द की हमेशा ही डॉक्टर से दवा खरीद कर लाए हैं। उनके अंदर दिल तो है, बस वो दूसरों के लिए धड़कना नहीं जानता है। और सबसे ज़्यादा तो उनके अंदर उनका अहम गुरूर है, जिसके सामने से मेरे पति की अच्छाई हमेशा ही छोटी पड़ जाती है। और अब इस घर में या तो मैं रह सकती हूँ या फिर मेरे पति का अहम। अनिकेत ने हम दोनों के बीच में अपने अहम को चुना, और इसीलिए मुझे ये घर 6 महीने के में छोड़कर जाना होगा, और जाने से पहले अपने काम को अंजाम भी देना होगा। इसीलिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, और मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है हम वो करते हैं। ये सब बातें करने के लिए मैं अगले 6 महीने बाद बहुत फ्री हूँ। तब हम चाय पीते पीते इस बारे में बात करेंगे। इशिता को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि विनीता अपने जीवन की सच्चाई जानते हुए भी सबके लिए कितना कुछ करना चाहती है, और बदले में बस उसे किसी से कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दर्द और दुख के। विनीता की हिम्मत कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए इशिता ने अपने आंसू पोंछे और विनीता की मदद में लग गई। तो बता विनीता, मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ? विनीता ने इशिता को पाखी और समर के कॉलेज और स्कूल से आए नोटिस को दिया और कहा कि क्या तू इसमें तारीख का हेर फेर कर सकती है? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ लैपटॉप के माध्यम से, पर आपको ऐसा करना क्यों है? ये बहुत लंबी कहानी है, तुझे कभी फुर्सत से बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए तुझे इतना बता रही हूँ कि मुझे ये नोटिस कल के कल अनिकेत के पास पहुँचाना है, और वो भी कल ही की ही डेट पर, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि ये नोटिस कल ही आया है और वो तुरंत ही इस बारे में पाखी और समर से बात करें। अगर अनिकेत जीजू को ये इस तारीख पर दे देगी तो क्या हो जाएगा? मेरी सास ने नोटिस के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से वक्त पर ये नोटिस अनिकेत के पास नहीं पहुंच पाया, और अगर अब ये नोटिस इस तारीख पर अनिकेत के पास गया तो वो बच्चों के भविष्य से ज़्यादा इस बात में उलझ जाएंगे कि ये अभी तक कहाँ था। और अगर मैंने उन्हें ये बताया कि ये सब उनकी माँ का ही किया धरा है, तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे और इसे मेरी चाल समझकर बच्चों पर भी ध्यान नहीं देंगे, और फिर मेरी सास एक बार अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो क्या तुम अपनी सास की ये सच्चाई अनिकेत जीजू के सामने नहीं आने देना चाहती? ऐसा नहीं है, मैं अपनी सास की हर सच्चाई अपने पति और उनके बेटे के सामने लाना चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं कि मेरी सास को अपनी गलती को छिपाने का मौका मिल जाए, बल्कि तब जब उनकी एक एक गलती का हिसाब उनका बेटा उनसे ले और वो चुपचाप बस अपनी असलियत को स्वीकार करे और अपने हर कर्मों का हिसाब दे। विनीता ने इशिता को जैसा कहा था, इशिता ने वैसा ही किया और विनीता के मुताबिक उस नोटिस में आने वाले कल की डेट डाल दी। काम पूरा होने के बाद इशिता ने कहा, तो अब मैं चलूं विनीता? अभी तुझे मेरी एक और मदद करना है। वो क्या विनीता? तब विनीता ने धीरे से इशिता के कानों में अपनी बात कही और इशिता ने विनीता की उस मदद के लिए भी हाँ कह दिया। इसके बाद इशिता मजे से खाना पीना खाकर विनीता से विदा लेकर अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन जाते जाते इशिता ने विनीता को एक फोन दिया। ये क्या है? अरे विनीता, अब इतनी भी नादान मत बनो, जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि इसे फोन कहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि इसे फोन कहते हैं, पर तू अपना फोन मुझे क्यों दे रही है? विनीता, ये मेरा फोन नहीं बल्कि तेरा ही फोन है, पर मेरे पास कोई फोन नहीं है।
अब से है। मैं कुछ समझी नहीं। विनीता, कल तुमने मुझे पीसीओ से जाकर कॉल किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आज के ज़माने में होकर भी तेरे पास फ़ोन नहीं है, जबकि हर घर के एक एक सदस्य तो क्या, हर बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। और एक तू है जो मुझसे बात करने के लिए पूरी एक रात के गुजरने का इंतज़ार करती रही और अगली सुबह बात की भी तो पीसीओ पे जाकर। इसीलिए मैं तुझे ये फ़ोन दे रही हूँ जिससे तुझे अब कभी भी और किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो तू बिना एक पल भी गवाए मुझे कॉल कर सकती है। मैं तुरंत ही तेरे पास आ जाऊँगी। इसीता, मैं भले ही पैसे नहीं कमाती हूँ पर पैसे की कीमत क्या होती है ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। बल्कि एक बेरोजगार से ज़्यादा पैसे की अहमियत और कोई नहीं जान सकता है। और ये फ़ोन बहुत महंगा है और मैं इसके पैसे नहीं चुका पाऊँगी और तुम्हारी मेहनत के पैसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूँगी। विनीता, तू मुझसे बात करने के लिए पूरी एक रात के गुजरने का इंतज़ार करती रही और अगली सुबह बात की भी तो पीसीओ में जाकर। इसीलिए मैं तुझे ये फ़ोन दे रही हूँ जिससे तुझे अब कभी भी और किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो तू बिना एक पल भी गवाए मुझे कॉल कर लेना। मैं तुरंत ही तेरे पास आ जाऊंगी। मुझे ये फ़ोन तो क्या, बटन वाला फ़ोन भी चलाना नहीं आता है तो भला मैं इसे कैसे चलाऊंगी। बहुत आसान है विनीता, मैं तुझे ये फ़ोन चलाना सिखा देती हूँ। इशिता ने विनीता को कॉल करना और थोड़ा कुछ फ़ोन में सिखा दिया। इशिता विनीता के घर से चली गई और अब विनीता भी अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो चुकी थी। अगले दिन अनिकेत जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता खत्म करने ही वाला था कि तभी डोर बेल बजी। विनीता जानबूझकर किचन की तरफ चली गई जिससे दरवाज़ा अनिकेत खोले और वो नोटिस सीधा अब अनिकेत के हाथों में आए, क्योंकि वो अपनी सास को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो तो कभी भी अपने खाने को छोड़कर दरवाज़ा खोलने नहीं जाएगी। और विनीता ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। अनिकेत ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का था जिसने अनिकेत को बताया कि उनके लिए 2 नोटिस आए हैं। ये किस बात का नोटिस है? ये पाखी और समर के लिए उनके कॉलेज और स्कूल से आए हैं। पहले बच्चों का और फिर उनके कॉलेज और स्कूल का नाम सुनकर अनिकेत बहुत घबरा गया था और उसने तुरंत ही वो नोटिस उस लड़के के हाथ से ले लिया और उसे जाने के लिए कह दिया। दरवाज़ा बंद करके अनिकेत ने सबसे पहले उस नोटिस को खोला और उसे पढ़ने लगा। और पढ़ते ही अनिकेत की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पीठ पीछे उसके बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं। अनिकेत नोटिस लेकर सीधा पाखी और समर के कमरे की तरफ गया और उनका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। अनिकेत का ये रिएक्शन देखकर विनीता को बहुत सुकून मिला कि उसने अनिकेत के बारे में जो सोचा था अनिकेत ने बिल्कुल वैसा ही किया। और इस बार माँ जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार उसके बच्चों के साथ उनकी माँ खड़ी है। अनिकेत की हैरानी देखकर हीरा देवी को भी अब चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर ऐसा क्या लिखा है उस कागज में। और वो भी अपने नाश्ते को छोड़कर अनिकेत के पीछे पीछे गई। विनीता भी अनिकेत के पीछे गई। अनिकेत आज गुस्से में था। उसकी आज़ादी का उसके बच्चों ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया था। इसीलिए आज अनिकेत को भी अपने दोनों बच्चों की इस हरकत पर बहुत दिमाग खराब था। अपने पापा को ऐसे अपना नाम गुस्से से चिल्लाते सुन पाखी और समर की नींद एक सेकंड में खुल गई और वो दोनों भागकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। अनिकेत सबसे पहले समर के पास गया और उसने उससे पूछा
कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो। समर एकदम से हड़बड़ा गया कि अचानक से पापा को क्या हो गया है। 3 महीने में इन्होंने कभी भी मेरे कॉलेज के बारे में नहीं पूछा और आज मुझे नींद से उठाकर पूछ रहे हैं। समर बहुत घबरा गया और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अपने पापा को क्या जवाब दे। समर की ये बेचैनी हीरा देवी बहुत अच्छे से समझ गई और वो उसका पक्ष लेने के लिए आगे आगे ही बोल पड़ी कि अरे वो। तभी पीछे से विनीता ने हीरा देवी को बीच में ही रोक दिया और कहा कि इस बार नहीं, ये मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब आप इसमें कुछ ना ही बोले, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। अनिकेत समर और पाखी के साथ क्या करेगा? हीरा देवी अब क्या करेगी? विनीता आगे क्या करने वाली है? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर आप आगे के भाग देखना चाहते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और एक एक कमेंट अपना जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।